अरविंद जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है घोसी लोकसभा में। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? पसीने से आप भी तरबतर हैं, हम भी तरबतर हैं, सभी के माथे पर पसीने हैं। चुनावी पसीना है, मौसम का पसीना है? दोनों का है। मौसम का भी प्रभाव है, चुनाव का भी प्रभाव है। और चुनाव का प्रभाव इसलिए है कि जब मैक्सिमम जनसंपर्क हम जैसे लोग करने का काम कर रहे हैं तो जनता की जो मनोभावना है उसको जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस बार का जो मतदान होगा बड़ा दिलचस्प होगा। इस बार का मतदान जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद से ऊपर उठ करके विकासवाद पर होगा। जिस प्रकार से इस विगत 10 सालों से जो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल का विकास कार्य किया गया है, कहीं न कहीं हमारा घोसी लोकसभा उससे वंचित रहा है। यहाँ जनप्रतिनिधि न होने के नाते केंद्र की वो योजनाएं इस घोसी लोकसभा में नहीं आ पाई हैं, जिसके वजह से यहाँ के लोगों में, हर एक मतदाता के मन में ये एक संकल्प है कि इस बार मतदान एक अच्छे प्रत्याशी को करेंगे, जो प्रत्याशी देश की सरकार के साथ जुड़ करके इस घोसी का सर्वांगीण विकास कर सके। और मैं जब जनता के बीच में जाता हूं, जनता से मिलता हूं, तो जनता इस बात का वचन भी देती है कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, इस बार घोसी लोकसभा सीट एनडीए के हिस्सा में जाएगी। अरविंद राजभर को चुनाव निशान छड़ी पर वोट दे करके इनको विजयी बनाएंगे। और जो विगत 20 सालों से काम यहाँ घोसी में नहीं हो पाया है, वो चाहे हॉस्पिटल संबंधित हो या फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज का हो या फिर यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज की हो या फिर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की हो या फिर आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज की हो या फिर इस घोसी लोकसभा के जो मुख्य रास्ते से जुड़े हुए जो गांव के लिंक रास्ते हैं, ऐसे रास्ते के निर्माण की बात हो या फिर गांव के अंदर की जो समस्याएं हैं। जैसे मैं बहुत जगह घूमने के बाद पूरे घोसी में मैंने पाया कि छोटी छोटी समस्याएं हैं यहाँ पर, और छोटी छोटी समस्याएं सॉल्व न होने से जब पब्लिक में इस चीज का ओपिनियन आ रहा है कि छोटी छोटी समस्याएं कहीं की बड़ी हो जाएं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा फोकस उन्हीं छोटी समस्याओं पर है जिससे जनता त्रस्त है। और जनता अपनी उसी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इस बार उसका प्रयास सार्थक भी होगा और सफल भी होगा। आपने पूरी विकास की गाथाएं पूरी गिना डाली कि क्या क्या करने की जरूरत है, क्या मुद्दे होने चाहिए, लेकिन जब पूर्वांचल में चुनाव हो तो विकास पीछे छूट जाता है, जातीय समीकरण ऊपर आ जाते हैं। नहीं, आपका ये कहना सत्य भी है, लेकिन हम जैसे लोग इसी ट्रेंड को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट होने के नाते अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजनीतिक एक परिदृश्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो हम आते हैं तो जातिवाद तो ही है, लेकिन इसके पहले की एक अगर हम देखें चरण, तो जब पूर्व की सरकारें थीं तो पूर्वांचल को अभागा घोषित कर दिए थे। पूर्वांचल को ऐसा मानते थे लोग कि पूर्वांचल मतलब अति पिछड़ा इलाका, लेकिन वो तो मोदी जी की सरकार है जिन्होंने पूर्वांचल पर ध्यान दिया। अब धीरे धीरे पूर्वांचल का ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब जातिवाद से उठ करके विकासवाद पर लोग चर्चा करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं ट्रेंड आप बदलने आए हैं, लेकिन ये ट्रेंड यहाँ इस बार भी टूटता नजर नहीं आ रहा है। एक ट्रेंड है कि घोसी से जो सांसद होता है उसका सरनेम या तो राजभर होता है, चौहान होता है, राय होता है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो लड़ना सबको है। अगर आप 29 प्रत्याशियों को देखेंगे तो हर जाति के प्रत्याशी हैं, हर जाति के प्रत्याशी हैं, तो ये बात मायने नहीं रखती है। मायने रखते भाई कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। अगर जातिगत बात आती है, जाति की बात आती है, तो मेरा मानना ये है कि पूर्व की सरकारों ने जिस प्रकार से जातिवाद का जहर बोया है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समयों में इस चीज को हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बच्चों के नौकरी के लिए फॉर्म आते हैं, उस फॉर्म में अगर जाति का एक जो होता है चरण, अगर उसको खत्म कर दिया, कॉलम खत्म कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से जाति व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का मूल आधार भी एक जाति की विशेष की पार्टी को लेकर ही चल रहा है मुद्दों को। ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जब बात की है तो एक बात हमेशा मेरी पार्टी का मूल जो तत्व है वही है, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है। हम जाति नहीं, हम वर्ग की बात करते हैं। हम इसीलिए सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही समय से तैयार हुई 2001 में। और शायद इसी बात को जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया कि भाई ये जो समाजवादी पार्टी के लोग 4 बार की सरकार में आकर के जो जातिवाद का जहर बोया, बहुजन समाज पार्टी ने जातिवाद का जहर बोया, कहीं न कहीं इससे वो वंचित समाज, जो पिछड़े समाज में अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा रह गया, उसको हिस्साधिकार नहीं मिल पाया। न तो उसका विकास, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास नहीं हो पाया। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे, नौकरी के क्षेत्र में पीछे। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, अगर संपूर्ण समीक्षा किया जाए तो उसमें खुल करके सामने आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात कहा, रोहिणी आयोग की बात किया, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का मतलब 33% आरक्षण दिया, हमने 50% की मांग किया हुआ है। जिस प्रकार से अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करा करके वो सभी समाज के बच्चों को पढ़ाने का बंदोबस्त कर रहा है, जिस प्रकार से समाज कल्याण विभाग के द्वारा
उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में IAS-PCS कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की व्यवस्था हो रही है। तो ये जाति देख करके नहीं हो रहा है, ये कहीं न कहीं इस समाज में रहने वाले हर वर्ग हर समुदाय के बच्चों के लिए व्यवस्था है। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने वाले समयों में यहाँ पर सिर्फ चर्चा होगी, भविष्य में तो विकास की चर्चा होगी, और विकास के साथ साथ ये भी चर्चा होगी कितना बदलाव हुआ है, और धीरे धीरे आने समय जाति व्यवस्था खत्म भी हो जाएगी। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर। एनडीए की 400 सीटें आएंगी, जिसमें घोसी की भी सीट होगी, पर विपक्ष वाले कह रहे कि भैया 400 आ गए तो आप लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए, आरक्षण का तो प्रश्न नहीं खड़ा होता है यहाँ खत्म होने का। अभी तो लोग संविधान बदल देंगे। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। संविधान की बात जो कर रहे हैं बदलने की, बदलवाने की, वो एकदम 100% सही कह रहे हैं। कैसे सही कह रहे हैं, मैं इसको सिद्ध करता हूँ। भारत का संविधान कदापि खतरे में नहीं। देश का लोकसभा चुनाव चल रहा है, 7वें चरण में हम एंट्री कर चुके हैं। 6 चरण का चुनाव बीता है, कहीं पर दंगा नहीं हुआ। जो लोग संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहे हैं, बंगाल जैसे स्टेट में आप देखिए मतदान के समय क्या हश्र हुआ। वहां पर मतदान और जगह भी हुए हैं, कहीं पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हुई। एक समय वो भी था जब कांग्रेस की रिजिंग थी, लोगों के सहयोग से सरकार बनती थी, तो बूथ पर जाते समय अगर कोई वोट देके आता था, कोई पूछ रहा किस पे वोट दिए हो, अगर कहता भाजपा को, तो हाथ काट दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति हो, गोली चल जाती थी बूथों पर, दंगे हो जाते थे बूथों पर, लोग डर के मारे वोट देने नहीं जाते थे। लेकिन आज स्थिति अलग है। मेरा मानना यह है, संविधान, भारतीय संविधान खतरे में, बड़ा सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। आप पत्रकार साथी, आपके भी चैनल पर कहीं ऐसी खबरें नहीं आई, सिर्फ एक जगह से खबरें, वो भी बंगाल से। देखा जाए तो इस चुनाव के बाद कुछ पार्टियों का संविधान जरूर खतरे में है। कुछ पार्टियों का संविधान भारत निर्वाचन आयोग जरूर बदल के रख देगा। कैसे? जब वो 0 सीट पाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर है जो राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पर स्तर पर आ जाकर खड़ी हो जाएगी, और जो स्टेट की पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी, तो वो अपना अपना संविधान बचाने के लिए भारतीय संविधान की दुहाई दे रहे हैं। भारतीय संविधान खतरे में नहीं है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनकी पार्टियां जरूर खतरे में है। आज प्रधानमंत्री जी आपके लिए आए थे, आपके लिए इतनी भव्य सभा की बहुत भीड़ जमा थी। मंच से उन्होंने कहा कि पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिम वर्ग को दिया जाए, ये सपा का एक मैनिफेस्टो 2012 का है, इसका जिक्र मंच से किया। मानते हैं आपको कि इस प्रकार का आरक्षण दिया जाना खतरनाक है, देश बांटने वाला होगा, जो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं? देखिए, धर्म के आधार पर जो लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सामाजिक एकता को खंडित करने का काम कर रहे हैं। जबकि आज देश की सरकार या देश का संविधान इस चीज को गवाही भी नहीं देता है, और देश का संविधान और देश की सरकार ये कहती है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। 158 योजनाएं देश में चलाई जा रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मैक्सिमम योजनाओं का लाभ अगर कोई ले रहा है, तो अगर देखा जाए भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत, तो हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोग लेने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं आज जो अमन चैन है, जिस प्रकार से देश आज संचालित हो रहा है, जिस प्रकार से देश के समस्त वर्गों ने इस देश को विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा है 2047 तक का, कहीं न कहीं इसको खंडित करने का प्रयास विपक्ष की चाल चल रही है। वो ये बात क्यों करेंगे? वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। जब तक वो सत्ता शासन में कुछ किया उन्होंने है नहीं। आज जनता इसलिए नकार रही है उनको, क्योंकि जब जब उनको अवसर मिल रहा है तो वो जातिवाद की बात कर रहे हैं, अलगाववाद की बात कर रहे हैं, हमको बांटने की बात कर रहे हैं। वो इस प्रकार की बतिये कर रहे हैं कि जिससे कि समाज, सरकार का और समाज का ध्यान इधर उधर हो, और वो अपने हिसाब से इस देश को चलाने की व्यवस्था बना सके, जबकि ऐसा इम्पॉसिबल है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, आज अल्पसंख्यक समुदाय भी आसानी से, अमन चैन से अपना जीवन यापन कर रहा है, अपना बिजनेस व्यापार बढ़ा रहा है, सब कुछ चल रहा है। छोटी छोटी समस्याएं हैं। इस घोसी लोकसभा की व्यक्तिगत तौर पर हम बात करें, इससे बाहर निकले तो हर जगह व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो गई। बनारस जाइए, बुनकरों की समस्या ठीक हो गई है। आप अन्य लोकसभा में जहां जहां बुनकर समाज के लोग हैं, हर जगह व्यवस्था एकदम ठीक हो गई है। लेकिन यह समस्या घोसी में इसलिए है कि घोसी में जनप्रतिनिधि ठीक नहीं मिल पा रहा था, जनता के बीच में नहीं रह रहा था, बुनकरों की बात नहीं उठा पा रहा था, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ी हैं। लेकिन हम आने वाले समयों में ऐसे कम्युनिटी को लेकर के देश की सदन में चर्चा करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के सामने बात करेंगे। जैसा कि आज भी मैंने मंच से इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने कहा है, उनसे जब मैं बात कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि सर, आप अगर देश के विकास को 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना अगर आपका है, कल्पना किए हुए हैं, लक्ष्य रखे हुए हैं, तो उसमें घोसी के विकास की रफ्तार को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने जैसे हमने उनसे कहा कि यहाँ जितने भी वर्ग के लोग हैं, सब लोग खुश हैं, सब लोग मस्त हैं, और सभी लोगों को भारत सरकार की वो सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, और इस घोसी के डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीजें लाया जाए। जैसे यहाँ 5 पूर्व के जब स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी थे, तो 6 यहाँ पर
कारखाने लगाए गए थे, छवो के छवे बंद हालत में है। एक एक घोसी की चीनी मिल चालू हालत में है। यहाँ पर 35,000 नौजवानों को रोजगार दिया जाता था, नौकरी दिया जाता था। लेकिन आज यहाँ रोजी रोजगार नौकरी न होने की वजह से, सारी फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से आज यहाँ का युवा विवश है बाहर जाने के लिए। कोई दुबई जा रहा है, कोई ओमान जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है। हमारा प्रयास ये होगा कि देश के विकास में इस घोसी का भी योगदान हो। और इस बार अवसर प्राप्त होता है, छड़ी का लोग बटन दबाते हैं, 4 तारीख को परिणाम आता है, तो हर चीज से ऊपर उठ करके यहाँ का नौजवान यहीं पर काम करेगा, यहाँ के बच्चों को यही शिक्षा मिलेगी। यहाँ के जो हायर एजुकेशन की स्थिति होती है, जो बच्चे यहाँ के बाहर जाके पढ़ाई करने का काम करते हैं, अगर इस घोसी लोकसभा के इर्द गिर्द में हर जनपद में यूनिवर्सिटी आ सकती है, तो मैं ये वचन देता हूं कि हमारे घोसी में भी यूनिवर्सिटी आएगी। जिन लोगों की तबियत खराब होती है, जो लखनऊ जाते हैं, बीएचयू जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, 21 लाख आबादी यहाँ की है, 21 लाख लोगों के लिए यहाँ हॉस्पिटल आएगा। अटल आवासीय विद्यालय 18 मंडल पर खोला गया है गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से, तो अटल आवासीय विद्यालय यहाँ आएगा। बच्चों के रोजगार के लिए छोटे छोटे कल कारखाने उद्योग धंधे लगेंगे और सबके साथ न्याय होगा। हमारा जो चुनावी एजेंडा है एकदम स्पष्ट और साफ है। हम यहाँ जाति की नहीं, धर्म की नहीं, हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं। और विकास इसलिए क्योंकि इसकी आवश्यकता है इस घोसी लोकसभा को, यहाँ की जनता को इसकी आवश्यकता है। ये जनता जब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करती है, तो मतदान करते समय यही सोचती है हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे घोसी का सर्वांगीण विकास कर सके। सुनकर अच्छा लगा कि आपने विकास के मुद्दे को ही अपना मुख्य एजेंडा बनाया हुआ है। पर जब भी चुनाव आता है तो इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। एक सवाल ये है कि चूंकि आप गठबंधन में हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन, भाजपा, आप बताएं इंटरनल सहयोग कितना मिल रहा है बीजेपी के लोग? क्योंकि कोई भी पार्टी होती है वो दूसरे को टिकट जाता है तो नाखुश हो जाते हैं। आप बताएं यहाँ पर स्थानीय स्तर पर क्या काम हो रहा है? सपोर्ट ये स्वाभाविक है, ठीक है। जब भी कोई पार्टी का किसी पार्टी से गठबंधन होता है तो ये स्वाभाविक है। ये एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर ये है। लेकिन जब वो एजेंडे सैद्धांतिक तौर पर जब व्यक्ति खड़ा होता है और सिद्धांतों को जब लेकर के आगे बढ़ता है, तो जहां कम बेशी रहता है एक दूसरे का सहयोग होता है। लेकिन पर्टिकुलर जो आपने घोसी लोकसभा की बात किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं, जहां मैं खड़ा हूं ये वलीदपुर टाउन एरिया है। यहाँ 17 बूथ हैं और 17 बूथ से लगभग 14 बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यहाँ खड़े हैं। यहाँ के नगर के अध्यक्ष खड़े हैं, यहाँ के पूर्व प्रधान खड़े हैं, यहाँ सभी लोगों का सहयोग है। यहाँ पर इस मंडल के संयोजक हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं। अभी जब से मैं चुनाव कैंपेन में लगा हुआ हूँ, विपक्ष के लोग इसको हवा दे रहे हैं, बीजेपी का सहयोग नहीं। बिना सहयोग किए ही लाखों लोगों की भीड़ आ गई, बिना सहयोग किए ही आज पूरे देश की निगाहें घोसी पर आ गई। आज सबके सहयोग से यहाँ का चुनाव एनडीए जीतेगा। 1 तारीख को बम्पर मतदान होगा और 4 तारीख को परिणाम आएगा और 4 तारीख को परिणाम यहाँ का ऐतिहासिक आएगा। मैं फिर से आपको विश्वास दिलाता हूँ। विश्वास क्या दिलाना है, आप धरातल पर देखिए ना। कुछ लोग, मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ लोग ही इस प्रकार के माहौल बनाने का काम कर रहे हैं जो विपक्ष में खड़े हैं, जो विपक्ष की पार्टी के हैं। वो आटा पोत करके भारतीय जनता पार्टी का भंडारी बनने का काम कर रहे हैं, नेता बनने का काम कर रहे हैं। तो ये नहीं चलने वाला है। सब लोग जानते हैं सबके बारे में। सभी लोग पूरी तन्मयता, पूरी ताकत से के साथ लगे हुए हैं इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को एकता में बांधने के लिए और इस देश में रहने वाले समस्त लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए सब लोग लगे हुए हैं। एक मेरा आखिरी सवाल, पुराने जो बयान है वो कितना नुकसान कर रहे हैं आपको? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पुराने क्लिप निकालते हैं, वायरल करते हैं। एक क्लिप में मुंबई से यहाँ आते आते देख रहा था जिसमें आपकी पार्टी से बयान आया कि तो विधानसभा चुनाव की बात थी कि योगी बाबा मठ में चले जाएंगे, मोदी बाबा गुजरात चले जाएंगे। कहाँ नहीं जाते हैं सब लोग। हम भी तो कह रहे हैं अपने घर जाएंगे, हम भी तो यही कह रहे हैं। और महाराज जी तो हर सैटरडे और शनिवार को तो मठ में ही रहते हैं। राजनीतिक टिप्पणी माननीय नहीं, यही तो बात समझने वाली फेर थी, यही तो समझने वाली फेर थी। विपक्ष में थे तो आप टारगेट तो करते ही थे। कोई टारगेट नहीं था, कोई भी टारगेट नहीं था। ये विपक्ष का टारगेट जरूर हो सकता है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। आप बात करिए विपक्ष से, उसे पूछिए कि क्या करना चाहते हो घोसी के लिए। दावे के साथ कह रहा हूं, एजेंडा नहीं है। लोग हमको कह रहे थे, विपक्ष के लोग, कि ये बाहरी प्रत्याशी है। अभी शपथ पत्र पड़ा है ना, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। विपक्ष का प्रत्याशी का दूर दूर का संबंध इस घोसी लोकसभा से नहीं है। विपक्ष का प्रत्याशी कह रहा था कि हम टैक्स पे ही हैं। फिर टैक्स चोरी का मुकदमा किसने लिखवाया भाई? वो कह रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो फिर आपका यूनिवर्सिटी, आपका मेडिकल कॉलेज, आपके डिग्री कॉलेज बेंगलोर में क्या कर रहा है? उसको तो यहां बनना चाहिए। अगर इतनी समाज सेवा की भावना आपके अंदर जागृत हुई थी तो आपका पूरी व्यवस्था दुबई क्यों है?
आपकी पूरी व्यवस्था बेंगलोर क्यों है भाई? घोसी में रहना चाहिए। घोसी में रहता, आप बच्चों को फ्री में पढ़ाते, बच्चियों को फ्री में पढ़ाते, उनका इलाज फ्री में करते, तब ना अच्छा रहता। जब आप घोसी के हैया नहीं है और आप बात करें बड़ी बड़ी, तो ये बात पहले दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें, और जनता समझ रही है। मैं शपथ पत्र अपना भी दिया हूं, शपथ पत्र वो भी दिए हैं। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, पढ़ लिख करके राजनीति में आकर के समाज की सेवा करना। और विपक्ष के जो भी लोग हैं उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है कि सब कुछ बना उना करके घोसी के लोगों को लात मार करके दुबई जाकर के रहें, बेंगलोर जाकर के रहें, वहां से हम यहाँ लग्घा से पानी पीना, जानते किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। बेंगलोर में बैठ करके यहाँ के लोगों का की तरफ टटकी लगा के देखना, इसको कहते हैं लग्घा से पानी पिलाना, ठीक ना? तो जनता स्वीकारता नहीं देती है। अरविंद राजभर इस घोसी लोकसभा से अच्छी प्रकार से परिचित है। 2003 में पहली बार सोनी धपा का मैदान मैंने भाषण दिया था, और 2003 से आज 2024 हो गया, लगातार इस क्षेत्र में संपर्क बनाया हुआ हूं। और संपर्क ही नहीं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हर जगह मैं जाता हूं। देखिए, विपक्ष एकदम मुद्दा विहीन हो गया है। उसको इस बात का आभास हो गया है कि जिस प्रकार से अरविंद राजभर एनडीए को लेकर के पूरी ताकत के साथ एजेंडे पर लड़ रहा है। मैं जनता के एजेंडे पर लड़ रहा हूं, मेरा एजेंडा कुछ नहीं है। मेरा एजेंडा तो है इनको बल देना कि आप अपनी आवाज उठाओ। जब ये अपनी आवाज उठाएंगे तब ना सरकार ध्यान देगी, और जब सरकार ध्यान देगी तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करने वाला व्यक्ति सदन में चाहिए ना। और सदन में जाके सुरती मल करके खाना, सदन में जाके पिछले सीट पर बैठना, इसके लिए जनता नहीं भेजती है। जनता इसलिए भेजती है कि सदन में जाकर के इस गरीबों की आवाज उठाओ और इस क्षेत्र की समस्याओं को बताओ, ताकि वहां से व्यवस्थाएं आवे, वहां से सरकार का पैसा आवे और घोसी का विकास हो। इसके लिए देता है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, स्कूल में पैसा देने के लिए वोट नहीं देती है जनता। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई हमसे बात करने के लिए। अरविंद राजभर एक युवा तेज तर्रार वक्ता और घोसी से एनडीए के प्रत्याशी, जिन्हें विश्वास है कि जब एनडीए के 400 कमल या एनडीए के घटक दल के प्रत्याशी जीतेंगे, उसमें से एक सीट घोसी की भी होगी, और अब की बार 400 पार का नारा घोसी से भी साकार होगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, घोसी।